हेलो हेलो एंड वेलकम टू वीकेवी हाईटेक स्कूल। कैसे हैं आप सभी विद्यार्थियों? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और ऑनलाइन पढ़ाई कर भी रहे होंगे। देखिए, हम लोग अपने जीव विज्ञान में तीसरा पाठ प्रारंभ कर चुके हैं। वनस्पति जगत, जो पूरे संसार के ये पोषक कहे जाते हैं, स्वपोषी होते हैं। आज वनस्पति जगत को मंत्र मुग्ध कर देने वाले, यानी स्वर्ग बनाने वाले पादप जगत में एक वर्ग को हम देखने वाले हैं, जिसका नाम है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा एक वर्ग है। इसके अंतर्गत संघ है। इसके अंतर्गत जो पौधे आते हैं उनको टेरिडोफाइट्स कहा जाता है। ये जो टेरिडोफाइट्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो मैं क्यों कह रहा हूं कि ये पूरे संसार को स्वर्ग बना देते हैं? याद रखिएगा, स्वर्ग इसलिए क्योंकि इसी के पौधों को हम लोग अधिकांशतः घरों में या बाहर सजाने के काम में लाते हैं। ये बड़े पेड़ नहीं होते, छोटे होते हैं, झाड़ी से भी छोटे, या अधिकांश आप समझ सकते छोटे छोटे जड़ी बूटी के साइज के, जिन्हें हम सजाने के काम में लाते हैं, जिन्हें हम लोग ऐसे मनी प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं। ये सजावटी पौधे जो हैं, आज के डेट में तो बहुत कम जगह मिलते हैं, लेकिन 3500 लाख वर्ष पूर्व की अगर बात करूं, 350 मिलियन वर्ष पूर्व की अगर बात करूं, तो ये इस धरातल पर बहुतायत मात्रा में मिलते थे। बहुत ही अधिक संख्या में ये मिलते थे। आप समझ सकते हैं कि उस समय ये टेरिडोफाइट्स प्रमुख रूप से पौधे थे, और यही वे प्रथम पौधे हैं जो स्थलीय बने। यानी प्रथम स्थलीय पौधों की अगर बात कर लूं, जैसे इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा ब्रायोफाइट्स के पहले भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद कीजिए। ब्रायोफाइट्स के पहले हम लोगों ने पढ़ा आपका फंगी पढ़ा था, शैवाल पढ़ा था, ये सब पढ़े थे। मगर ये जो थे सब पढ़ा जलीय क्षेत्र में पाए जाते। शैवाल तो एकदम जलीय, और फंगस की अगर बात करूँ, या फंगी या कवक, तो आपने पढ़ा, पिछले दिनों मैंने बताया आपको कि ये अपने प्रजनन के लिए जल पर निर्भर रहते हैं, और इसीलिए ये तटीय स्थानों पर ही पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये जल पर डिपेंड थे। अगर मैं टेरिडोफाइट्स की बात कर लूं, तो ये ऐसी प्रजाति है जो जल से थोड़ा सा दूरी बनाकर भी अपना जीवन यापन ये कर सकते थे। लेकिन जल से दूरी बना लेने का मतलब ये नहीं
कि जल से नाता तोड़ दिया। कितना ही दूरी बना लीजिए अपने परिवार या खानदान से, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार या खानदान का लक्षण दिख जाता है। उसी प्रकार अगर मैं इतने देर से कह रहा था कि ये ऐसे पौधे हैं कि जल से दूरी बनाकर स्थल पर होने लगे, लेकिन याद रखिए ये टेरिडोफाइट्स कहाँ पर पाए जाएंगे? जहाँ पर नम स्थान होगा, जहाँ छायादार होगा, छाया होगा, जहाँ वहीं पर ये मुख्य रूप से पाए जाएंगे। जहाँ थोड़ा बहुत ठंडक महसूस होगी, जल की मात्रा होगी। बहुत कम ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जो रेतीले मतलब बालू पर उगाए भी जा सकते हैं, है ना, बहुत कम होते हैं। तो ये कीवर्ड्स में लिखा हूँ, जो अगर इतना याद है तो समझिए कि टेरिडोफाइट्स के सारे गुण आप लिख सकते हैं और सारे गुण को बयां कर सकते हैं। ये कीवर्ड्स देखिए, सजावटी पौधा लिखा हूँ, प्रथम स्थलीय पौधे हैं, नम छायादार, कहीं कहीं कुछ कुछ बहुत कम रेती। और एक और चीज लिखा हूँ, संवहन बंडल। 9th क्लास में आपने पढ़ा है उत्तक। उत्तक जो है 2 प्रकार के होते थे। एक को हम लोग अस्थाई उत्तक और दूसरे को हम लोग विभाज्य उत्तक। अस्थाई भी 2 प्रकार के होते थे, सरल अस्थाई उत्तक और जटिल अस्थाई उत्तक। याद कीजिए, मैं दिखा रहा हूँ। और जटिल अस्थाई उत्तक में आपने उदाहरण के तौर पर पौधों का जटिल अस्थाई उत्तक देखा था, पादप उत्तक में जाइलम और फ्लोएम। ये 2 जो हैं जटिल अस्थाई उत्तक है। जटिल अस्थाई उत्तक को इसलिए भी क्योंकि इन उत्तकों में कोशिकाओं में भिन्नता पाई जाती है। जाइलम में भी 3-4 किस्म के जो कोशिकाएं होती हैं वो अलग अलग प्रकार के, अलग अलग आकार के होती हैं, है ना। तो इसीलिए वो जटिल अस्थाई उत्तक है। और जाइलम और फ्लोएम का नाम मैंने क्यों लिया? क्योंकि ये जाइलम और फ्लोएम संवहन उत्तक कहे जाते हैं। संवहन उत्तक मतलब यही उत्तक हैं जो पौधों में जल तथा भोजन का चारों तरफ पहुंचाने का कार्य करते हैं। आपको याद होगा जाइलम और फ्लोएम ये 2 उत्तक हैं। जाइलम जल तथा जल में घुले हुए खनिज तथा लवण को जड़ से ऊपर के तरफ पौधों को पहुंचाने का काम करते हैं। जाइलम जल लिखता हूं तो सब आ जाए। आप फ्लोएम के साथ देखिए, मैं लिखूंगा फूड। जाइलम जल, फ्लोएम फूड, हमेशा याद रखिए। जाइलम जल, फ्लोएम फूड। जाइलम जल को नीचे से ऊपर पहुंचाता है और फ्लोएम पत्तों में जो फूड बन गया उस भोजन को पौधा के चारों तरफ पहुंचाने का कार्य करता है। ये दोनों जो है संवहन उत्तक कहिए और नहीं तो इनको संवहन बंडल कहा जाता है। और बंडल क्यों? बंडल समझते हैं बोझा। जैसे पेटारी लंबा लंबा होता है ना, तो उनका बोझा बांधा जाता है। सरसों जब काट कर आता है डंठल तो बोझा बांधा जाता है। अच्छा, लाठी का भी क्या बांधा जाएगा? लाठी का बोरा नहीं ना होगा, लाठी का बंडल होता है। देखिए ऐसे बहुत सारे
जो गोल गोल आकृतियाँ होती है बेलनाकार, उनको हम लोग बंडल बनाते हैं। तो इनको जाइलम और फ्लोएम को संवहन बंडल भी कहा जाता है। क्यों संवहन बंडल कहा जाता है आप समझ गए होंगे। ये पौधा में इस आकार के ही पाए जाते हैं बाबा, ऐसे ही लंबे लंबे, जो नीचे से जल को ऊपर तक पहुंचाते हैं, है ना। जल में घुले हुए पदार्थों को भी नीचे से ऊपर के तरफ ले जाते हैं, इसीलिए बंडल होते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम को क्या कहते हैं? संवहन बंडल कहा जाता है। अच्छा, एक और चीज़ बताइए आप लोग कि इतना दिन से मैं पढ़ा रहा था वनस्पति जगत, मैं आज संवहन मंडल का नाम क्यों लिया? मैं शैवाल में नाम क्यों नहीं लिया? मैं कवक में नाम क्यों नहीं लिया? आज टेरिडोफाइटा में नाम क्यों ले रहा हूँ? चिंता करने की बात नहीं है, इसलिए क्योंकि शैवाल में और कवक में ये जाइलम और फ्लोएम तो थे ही नहीं, संवहन मंडल नहीं थे। टेरिडोफाइट्स में संवहन मंडल है। हमने शैवाल और कवक में देखा था एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय पौधे भी हैं। और दूसरी बात कि शैवाल में तो हमने कहा था कि वो थैलस के रूप में होते हैं और उनका जड़, ताना, पत्ता एक तरह से विभेदित नहीं होता है, मतलब अलग अलग आप जड़ का, ताना का, पत्ता का पहचान आप नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद जो मैं शैवाल के बाद किसको पढ़ाया था? कवक को पढ़ाया था ना। कवक में भी नहीं, ब्रायोफाइट्स पढ़ाया था। शैवाल और कवक में जड़, तना, पत्ता विभेदित तो नहीं होता है, लेकिन ब्रायोफाइट्स में आए थे तो जड़, तना और पत्ता से मिलते जुलते आकृति लग रहे थे, इसलिए हमने मूल सम, ताना सम, पत्ती सम कहा था। लेकिन उसे जड़, ताना तथा पत्ता हमने नहीं कहा था। लेकिन ये टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स से भी थोड़े से इतने बड़े पौधे हुए और तब जाकर इनके अंदर मूल अलग, ताना अलग और पत्ता अलग साफ साफ दिखा, तब इन्हें कहे। यूं हम कह सकते हैं शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स और उसी से थोड़े से और विकसित हुए, उनके जीन में परिवर्तन हुआ, थोड़ा सा उन्हीं में बदलाव हुआ, जो स्थल पर रहने लगे और थोड़ा सा इनका जड़ अलग दिखने लगा, तना विकसित हो गया, पत्ता विकसित हो गया। तो ये पहले ऐसे पौधे हैं शैवाल के बाद, कवक के बाद, ब्रायोफाइट्स के बाद, कि इनका जड़, तना और पत्ता जो है विभेदित होता है, यानी साफ स्पष्ट आप देख सकते हैं। तो इनमें खास बात हमने देखा, इनमें संवहन मंडल होता है और जड़, तना, पत्ता इनमें विभेदित अंग मिलता है। बाकी हमने इसके पहले किसी में नहीं देखा। अभी वनस्पति जगत जब से स्टार्ट किया था तब से की बात कर रहा हूँ। इनकी अगर मैं बात करूं तो ये संघ जो है टेरिडोफाइटा, जिनको भाग हम कहे या संघ, वनस्पति जगत को हमने बांटा अलग अलग भाग में। ये जो है इनके 4 वर्ग हैं, 4 वर्ग। टेरिडोफाइटा को पुनः 4 वर्गों में बांटा गया है। ये 4 वर्ग कौन कौन है तो देखिए, साइलोप्सीडा, जिनको साइलोटम भी कहा जाता है। दूसरा है लाइकोपेसीडा, जिनको लाइकोडियम और सिलोजिनेला ये भी आते हैं इसमें। तीसरा है स्फिनोप्सीडा, स्फिनोप्सीडा में इक्विसिटम भी आता है। चौथा जो है
टीरोप्सिडा, टीरोप्सिडा में ड्रायोप्टेरिस आता है। तो ये 4 वर्ग हैं टेरिडोफाइटा में। और ये जो बता दिया, तो अब यहां से इनका हम एग्जाम्पल देखेंगे अलग अलग खंडों में। कैसे देखेंगे हम यहाँ? ये देखिए, एक चीज मैं बताना भूल गया था, 3500 लाख वर्ष पूर्व में ये प्रमुख रूप से पाए जाते थे। और उस समय भी प्रमुख रूप से सबसे ज्यादा हॉर्सटेल तथा हॉर्न, हॉर्सटेल तथा हॉर्न, ये दो जो है अधिक थे। अब मैं बताना चाहता हूं, टेरिडोफाइटा ये स्थलीय तो हुए, लेकिन इनके रूप बहुत रूप होते हैं, युग्मत भेद रूप में होते हैं, स्पोरोफाइट्स रूप में होते हैं, थैलस के रूप में भी होते हैं, छोटे छोटे थैलस के रूप में। और कभी ऐसा लगेगा कि माँ अपने बच्चे को गोद में रखी हुई है, यानी इसका मादा युग्मक भेद अपने पैतृक से सटे हुए रहता है। जैसे बड़े पौधों में होता है कि कार्पेल जो होता है पिस्टिल, उसके अंदर मादा युग्मक, मादा उसमें रहता है बीजांड, और नर युग्मक यानी पॉलन ग्रेन्स परागकण आते हैं और निषेचन करके, और वहीं पर उसका निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है और बीज बनता है बड़े पौधों में। तो ये भी याद रखिए कि ये बीज के जैसे प्रकृति को भी दिखाते हैं कि हम, इससे पता चल रहा है कि आगे जो है बीज वाले पौधे टेरिडोफाइट से उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए मैं एक जगह लिखा हूं, यहाँ पर देखेंगे बीजी प्रकृति, यहाँ लिखा, इनके अंदर बीजी प्रकृति होती है। क्यों? क्योंकि एक मैं दिखाऊंगा यहाँ पर आपको, नर युग्मकभिद और मादा युग्मकभिद अलग अलग होंगे, और मादा युग्मकभिद जो होगा, जो मादा युग्मक को बनाएंगे, वो पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा हुआ रहता है। अब स्पोरोफाइट्स क्या होता है मैं बताने वाला हूँ अभी। और नर युग्मक जब आएगा निषेचन के द्वारा, तो निषेचन होगा, और निषेचन के बाद देखिए मैं लिखा शैशव भ्रूण, शैशव भ्रूण यानी एक बच्चा भ्रूण बनता है, और वही बच्चा जो है जाकर आप समझ सकते हैं बीजी प्रकृति शो करेगा। यही जो है शैशव भ्रूण जाकर स्पोर बन जाए, तो उस समय यह थैलस बनेगा, और वही जब बड़ा होगा तो स्पोरोफाइट अवस्था होती है। वह स्पोरोफाइट अवस्था जो है वह अस्थायी रूप होती है जी, मैं लिखा हूं देखिए। मतलब कि अगर टेरिडोफाइट्स को आप पाएंगे सबसे अधिक, तो स्पोरोफाइट्स की अवस्था में पाए जाएंगे। स्पोरोफाइट्स कुछ नहीं, ऐसे टेरिडोफाइट्स जो बीजाणु उत्पन्न करते हैं, और बीजाणु, बीज नहीं, बीजाणु एन आप युग्मक कहते हैं? ये कैसे उत्पन्न होंगे? सबसे पहले तो चलिए मैं इसका चर्चा करता हूं। देखिए कैसे, बहुत बढ़िया तरह से एक एक स्टेप वाइज आप समझिए। अस्थायी रूप में स्पोरोफाइट्स होते हैं। ये स्पोरोफाइट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर विभेदित अंग होता है, जड़, तना, पत्ता अलग अलग होता है, मैं अभी बताया था। और खास बात है
कि इनके पत्तों के ऊपर ही बीजाणुधानी होते हैं। क्या होते हैं? बीजाणुधानी होते हैं। ये बीजाणुधानी जो होते हैं टूएन होते हैं, ये टूएन होते हैं। बीजाणुधानी टूएन होते। अब बीजाणुधानी से हम देखेंगे ये बीजाणुधानी कहाँ होते हैं। अभी मैंने बताया पत्तों पर होते हैं, और पत्तों को हम लोग पर्ण कहते हैं। जिस पत्ते पर यह बीजाणुधानी होगा उसे हम लोग, इसमें शायद नहीं लिखा हूं, बीजाणु पर्ण कहते हैं। उसको नहीं लिखा हूं मैं कहीं, उन्हें बीजाणु पर्ण कहते हैं। पर्ण मतलब पत्ता, जिस पत्ता पर बीजाणु ये होंगे, बीजाणुधानी होंगे। ये बीजाणुधानी आप समझ सकते हैं पत्तों पर होते, और ये बीजाणुधानी जो होते हैं वह शंकु के आकार के, टिप समझते हैं, टिप के आकार के होते हैं। और उसी टिप के आकार में आप समझ सकते हैं क्या होंगे? बीजाणु होंगे। ये टिप या शंकु के आकार का दो उदाहरण भी दिया हुआ है, सिलेजिलेना और इक्विसिकम। यहाँ पर सिलेजिलेना यानी लाइकोप्सीडा वर्ग की बात कर रहा हूँ, और इक्विसिकम यानी स्फिनोप्सीडा की बात कर रहा हूँ। इस वर्ग के जो टेरिडोफाइट्स होंगे उनके अंदर इसी मतलब शंकु के आकार के बीजाणुधानी होंगे इनके अंदर। अब मैं बीजाणुधानी की बात कर रहा हूं, तो बीजाणुधानी में ही एक होता है बीजाणु मातृकोशिका। अब मातृकोशिका नाम क्यों पड़ा आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी कोशिका होंगी जो बीजाणु को जन्म देंगी, इसीलिए इनका नाम पड़ा बीजाणु मातृकोशिका। ये जन्म कैसे देगी? तो कोशिका विभाजन के द्वारा। और कोशिका विभाजन मैंने पिछले क्लास में बताया है, दो प्रकार का होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, जिसे हम लोग मियोसिस कहते हैं। तो यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बीजाणु मात्र कोशिका से कौन से कोशिका विभाजन के द्वारा बीजाणु उत्पन्न होते हैं? तो याद रखिए मियोसिस और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा बीजाणु उत्पन्न होंगे। देखिएगा हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, स्पोरोफाइट से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंग विभेदित होते हैं, पत्ते पर बीजाणुधानी होते हैं, बीजाणुधानी में बीजाणु मात्र कोशिका होता है, उसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हुआ, उससे बीजाणु उत्पन्न हुए, और ये बीजाणु जब 9 स्थान पर रहेंगे तो ये धीरे धीरे अंकुरित होंगे। अंकुरित मतलब जैसे चना अंकुरित हो जाता है, उसी तरह ये भी अंकुरित हो जाएगा। और अंकुरन के पश्चात अस्पष्ट, यानी अब धीरे एकदम छोटा होगा, अस्पष्ट, इसके जड़ तना पत्ता अलग अलग विभेदित नहीं होगा, अस्पष्ट बहुकोशिक रचना बनाएगी धीरे धीरे। वहाँ माइटोसिस यानी कि समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा एक बीजाणु से, अंकुरित से, और धीरे धीरे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और एक जो है थल्ला बन जाएगा, जिसको हम लोग प्रोथाइलस कहेंगे, प्रोथाइलस कहेंगे। अब ये प्रोथाइलस से क्या होगा? प्रोथाइलस यह जो अवस्था होगी, जैसे हमने स्पोरोफाइट्स की अवस्था बताया, अब यहाँ से दूसरा अवस्था स्टार्ट हो गया, युग्मकोभिद अवस्था। यहाँ से स्टार्ट जो हुआ प्रोथाइलस से युग्मकोभिद अवस्था, यानी यहाँ से अब युग्मक बनेंगे। और युग्मक समझ रहे हैं, वही अब समसूत्री कोशिका विभाजन, जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हुआ, क्रोमोसोम की संख्या आधी हो गई, अब आधी हो गई तो समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा उनकी संख्या क्या होगी? धीरे धीरे बढ़ेगी माइटोसिस के द्वारा।
और बढ़ते 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 युग्मविद अवस्था आ गया, और इस अवस्था में आते आते अब अलग अलग पत्तों पर पुंगधानी अलग बन जाएगा और स्त्रीधानी अलग बन जाएगा। पुंगधानी में भी नर युग्मक होंगे और स्त्रीधानी में मादा युग्मक, और मादा युग्मक अस्थाई रहेगा, मादा युग्मक अस्थाई रहेगा और नर युग्मक पुंगधानी में से निकल कर आएगा और स्त्रीधानी में एक जो रहेगा मादा युग्मक से मिल जाएगा। लेकिन यहाँ याद रखना है कि वो जो नर युग्मक होता है वह जल में ही, जल के द्वारा ही आता है ना, चाहे बारिश का हो चाहे जैसे भी, जल में नहीं, जल के द्वारा हल्का फुल्का नम स्थान पर रहते हैं, जल के छींटे उठे पड़ते हैं, उसी से आते हैं। और यही कारण भी है कि इनका प्रजनन तेजी से नहीं होता है और ये चारों तरफ फैलते भी नहीं हैं। जहाँ पर अस्थायी रहेंगे वहीं पर कुछ एरिया तक सीमित रहेंगे, बहुत ज़्यादा दूरी तक यह बनाकर अपने एरिया नहीं रखते। जल द्वारा परागण एक तरह से होगा, परागण होता नहीं है एक्चुअली इसमें, लेकिन परागण हम समझेंगे क्योंकि नर युग्मक आ रहा है मादा युग्मक के पास। तो निषेचन होगा अब, और निषेचन के फलस्वरूप आप समझते हैं जब निषेचन बन जाएगा, निषेचन होगा तो युग्मक बनेगा, और वही युग्मक फिर अब धीरे धीरे समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा बहुकोशिक संरचना बनेगा, और वह बहुकोशिक संरचना फिर से बन जाएगा आपका स्पोरोफाइट। और फिर स्पोरोफाइट बनने के बाद अब धीरे धीरे उसका अंग विभेदित होंगे, फिर बीजाणुधानी बनेगा, फिर बीजाणुधानी से इसी प्रकार बीजाणु उत्पन्न होंगे, अंकुरन होगा, प्रोथैलस बनेगा, युग्मविद अवस्था बनेगा, और फिर निषेचन होगा, फिर स्पोरोफाइट बनेगा, और यही चक्र इनका चलते रहता है। पुनः मैं अगर बात करूं, यहाँ विशेष बात ये नर अंग और मादा अंग की जो मैं बात कर रहा था कि जो कभी कभी किसी किसी पौधा में ऐसा देखा गया है कि ये नर युग्मविद और मादा युग्मविद अलग अलग भी बन जाते हैं यहीं से युग्मविद अवस्था से। लेकिन जो मादा युग्मविद होता है यह अपने पैतृक जो पौधा होगा स्पोरोफाइट, वह पैतृक स्पोरोफाइट से चिपका हुआ है, ऐसे जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लिए हुए रहती है। और जब जुड़ा हुआ रहेगा तब तो नर युग्मक कहीं से आएगा वही जल के द्वारा, और निषेचन होगा, निषेचन के बाद वहीं पर उसी में उसका भ्रूण बनेगा, शैशव भ्रूण, और शैशव भ्रूण बनकर फिर से वो एक स्पोरोफाइट में अलग टूट कर गिर जाएगा, फिर से मतलब बीज जैसे अलग होता है उसी तरह ये शैशव भ्रूण अलग अलग गिर जाएगा और फिर से स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो हमने तीन अवस्था देखा, एक ये अवस्था है, एक युग्मविद अवस्था में भी हम उसको देख सकते हैं, और कभी कभी किसी किसी स्थिति में नर युग्मविद और मादा युग्मविद अलग अलग अवस्था में भी हम इसे देख सकते हैं। लेकिन याद रखिए सबसे अधिक अवस्था जो देखने के लिए मिलता है वह स्पोरोफाइट है। अब मैं कुछ और भी बात करूंगा। यहाँ जो बीजाणु बनते हैं पुंगधानी और स्त्रीधानी में, इस बीजाणु की अगर बात करूं तो अधिकांशतः सम बीजाणु बनते हैं। सम बीजाणु मतलब नर और मादा, यानी दो बीजाणु जो एक दूसरे से निषेचन में भाग लेंगे वो एक ही आकार के होंगे तो उन्हें सम बीजाणु कहेंगे। लेकिन कभी कभी ये विषम बीजाणु में भी मिल सकते हैं, और विषम बीजाणु में देखिए मैंने लिखा है आपको, मादा जो बीजाणु होगा वो थोड़ा सा बड़ा पहचान करने के लिए, और जो नर बीजाणु होगा वो छोटा होगा। तो इसीलिए इनको हम लोग विषम बीजाणु कहते हैं। और इसका अगर इसको देखना है विषम बीजाणु, ऐसे तो समान अब सम बीजाणु में सब आ जाएंगे,
लेकिन 2 को छोड़ दीजिए, सिलेजिनेला और साल्विनिया को अगर छोड़ दीजिएगा, सिलेजिनेला और एक और है इसमें साल्विनिया एक नाम है, तो अगर इन दोनों को छोड़ दीजिएगा, इन दोनों में विषम बीजाणु पाए जाते हैं, ये वाला है ना। तो ये याद रखिएगा। इनके अगर पत्तों की बात करूं तो लघु पर्ण, छोटे छोटे पर्ण यानी पत्ते हो सकते हैं, जिसका नाम है सिलेजिनेला, और बड़े बड़े पत्ते वाले भी सजावटी पौधे देख सकते हैं, है ना। हमारे यहाँ जिसको हम लोग फर्न कहते हैं, लंबे लंबे पत्ते होते हैं सजावटी, पानी की कम जरूरत पड़ती है इनकी, है ना, सजावट में इनका प्रयोग होता है, आप देख सकते हैं हमारे यहाँ भी। तो ये मैं आपको टेरिडोफाइटा जहाँ तक मैंने लिखा ये सब। हाँ, एक और चीज़ याद रखिएगा, ये जो प्रोथैलस जो होते हैं ना युग्मक भी, ये जब भी मिलेंगे तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन की जरूरत होती है, और फेवरेबल कंडीशन इसके लिए मत है, गर्मी में कहीं नहीं मिलेगा, ये ठंडा में मिलेगा, गीला जगह पर मिलेगा, छायादार जगह पर ये मिलेगा, है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा ये कंडीशन है, और यही कारण इसको ठंडे में रखा जाता है, इन्हें ज़्यादा धूप पसंद नहीं होता है, और यही कारण इसे घरों में हम लोग सजावट के काम में लाते हैं। जहाँ तक आपके पुस्तक में था, हमने टोटल समझाने का प्रयास किया, आपको अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया, ऐसे टोटल चीज़ मैंने बता दिया आपको। बुक में आप अपनी भाषा लिखी हुई है हिंदी, थोड़ा सा समझने एनसीईआरटी में समझने में दिक्कत होता है, इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि मैं उसको अपने भाषा में आपको समझाने का कोशिश करूं, और इस भाषा में समझने के बाद मुझे उम्मीद है आप सभी निश्चित रूप से समझ गए होंगे। आज का कैसा रहा मेरा क्लास, कमेंट्स ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू।